वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.3 फॉर्मेशन ऑफ विंड। विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हवा कैसे चलती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑन सम डेज द विंड ब्लोज स्ट्रांगली वेयरएज ऑन द अदर डेज इट इज काम। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन ऐसा होता है जहां हवा बड़ी तेज चल रही होती है, वहीं दूसरे दिनों के अंदर जो विंड है वो बहुत काम रहती है, शांत रहती है, बहुत हल्की सी, ना के बराबर चल रही होती है। समटाइम्स विंड बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और कभी कभी विंड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसकी वजह से लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। प्रॉपर्टीज जैसे घर वगैरह हो गया, ये लोगों के टूट जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट when an inflated balloon is kept without closing its mouth, the air from the balloon escapes। तो ये आपने देखा होगा कि अगर फूले हुए बैलून को उसके माउथ को बिना क्लोज किए छोड़ दें तो वहां से एयर बाहर निकल जाएगी। Recall that when there is puncture in the bicycle tube, the air escapes and the tube collapses। इसी तरीके से जो साइकिल का ट्यूब है, जब वो पंचर हो जाता है, पंचर मतलब उसमें कट लग गया या छोटा सा होल हो गया, तो वहां से एयर निकल जाती है और ट्यूब कोलैप्स कर जाता है, यानी एकदम दब जाता है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस डज एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। क्या इन सारे केसेस के अंदर जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। जैसे बलून के अंदर हम हवा भरते हैं तो फूंक मारते हैं, प्रेशर लगा के एयर उसके अंदर डालते हैं, अपने आप से तो एयर जाके भर नहीं गई कि गुब्बारा अपने आप से फूल गया हो। हमने प्रेशर से एयर अंदर डाली है ना, तब जाके बैलून फूला है। मतलब बैलून के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है और बैलून के बाहर जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर कम है। तो अगर बैलून से एयर बाहर निकल रही है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपका बैलून है, इसके अंदर फूंक मार के प्रेशर से या किसी टूल से एयर आपने भर दी इसके अंदर। अब अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको जबरदस्ती भरा गया है, एक अमाउंट से ज़्यादा भरे हैं तभी बैलून फूला है। तो जब माउथ उसका ओपन रखोगे तो अंदर का प्रेशर जो है वो हाई है, बाहर का प्रेशर लो है। तो बैलून के अंदर से जो एयर है वो बाहर निकल रही है, मतलब हाई से लो की तरफ जा रही है। इसी तरह से जब बाइसिकल के ट्यूब के अंदर हवा भरी जाती है तो प्रेशर से डाला जाता है, वो हवा चली गई, अगर उसमें कोई पंचर होगा तो ट्यूब के अंदर प्रेशर हाई है, बाहर का प्रेशर कम है, तो ट्यूब से एयर बाहर निकल रही, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर आ रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं यस, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन के अंदर जाती है। लेकिन कुछ एक्टिविटी करके इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। डज द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। क्या एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है उसका कुछ लेना देना है विंड के फॉर्मेशन से। हाउ डू विंड्स फॉर्म, विंड कैसे फॉर्म होती है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर ढूंढते हैं। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी करके चलिए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 6.5 लेट अस ऑब्जर्व टेक 2 सिमिलर काइंड्स ऑफ बैलून ऑफ थिन रबर एंड अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। तो 2 एक ही जैसे आपको बैलून ले लेने हैं जो कि पतले रबर से बने हों, यानी जो आसानी से फूल सके, और जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है वो आपको ले लेना है। इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू वन बैलून एंड सिक्योर इट विद द रबर बैंड और थ्रेड। अब स्ट्रॉ का जो एक एंड है उसको एक बैलून के अंदर इंसर्ट कर देना है और रबर बैंड या फिर थ्रेड का यूज करके अच्छे से उसको फिक्स कर देना है। नाउ इन्फ्लेट द सेकंड बैलून एंड होल्ड इट्स माउथ विद योर फिंगर्स सो दैट एयर डज नॉट एस्केप। अब दूसरे वाले बैलून को आपको इन्फ्लेट करना है, फुलाना है और उसके माउथ को होल्ड करे रहो अपनी फिंगर से ताकि वहां से एयर बाहर निकलने ना पाए। इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर बैंड और थ्रेड। अब ये जो दूसरा वाला बैलून आपने फुलाया है, इसको स्ट्रॉ का जो फ्री एंड है, एक साइड तो दूसरे वाले बैलून के अंदर लगा हुआ है, दूसरा वाला जो खुला वाला हिस्सा है वहां पर इस दूसरे वाले बैलून को आपको लगा लेना है और यहां पर भी रबर बैंड और थ्रेड का यूज करके अच्छे से उसको फिक्स कर देना है। मेक श्योर दैट द एयर डज नॉट लीक फ्रॉम द बैलून एज अ स्ट्रॉ इंसर्टेड इन इट। इस बात का ध्यान रखना कि एयर वहां से लीक ना करे। नाउ यू हैव वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनसाइड द इन्फ्लेटेड बैलून एंड द अदर एंड इनसाइड द अनइन्फ्लेटेड बैलून एज शोन इन फिगर 6.12। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉ का एक जो एंड है वो इन्फ्लेटेड वाले बैलून के अंदर है, फूले हुए वाले बैलून के अंदर है, और दूसरा वाला जो एंड है वो अनइन्फ्लेटेड, यानी ऐसा बैलून जो फूला नहीं है, उससे अटैच्ड है। प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द बैलून्स। अब प्रेडिक्ट करो कि दोनों बैलून्स के साथ होगा क्या। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू बोथ द बैलून्स। ऑब्जर्व करो दोनों बैलून के साथ क्या होता है। डिड इट हैपेंस एज प्रेडिक्टेड, क्या जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, जैसा आपने अंदाजा लगाया था वैसा ही हो रहा है। अभी देख सकते हो एक बैलून को मैंने स्ट्रॉ के साथ अटैच कर दिया है रबर बैंड का यूज करके। ये एक दूसरा बैलून है, दोनों आइडेंटिकल है, बस कलर का डिफरेंस है। इस बैलून को इन्फ्लेट करूंगा मैं, फुलाऊंगा और फुला के फिर इस साइड में इसको कनेक्ट कर दूंगा और देखना यहां पर क्या होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो
ये जो रेड वाला बैलून है ये फूलने लगा और जो पिंक वाला बैलून है इसका साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये बहुत तेज फूला था, अब इसकी स्पीड स्लो हो गई है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस कम हो गया है। स्टार्टिंग में ये फूला हुआ था, प्रेशर काफी हाई था और इसका प्रेशर काफी लो था, तो बहुत तेज एयर का फ्लो इस साइड से इस साइड हुआ। लेकिन अब प्रेशर का डिफरेंस कम हो चुका है तो बहुत धीरे धीरे इसमें से जो एयर है वो निकल के इसमें आ रही है। अब देख सकते हो दोनों ही जो बैलून है वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हो चुके हैं। तो जब प्रेशर दोनों बैलून्स के अंदर इक्वल हो जाएगा तो एयर का फ्लो बंद हो जाएगा। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ द बैलून? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। क्या बैलून के साइज में चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ? द आंसर इज यस। इसके आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, द इन्फ्लेटेड बैलून बिकम्स स्मॉलर वाइल अनइन्फ्लेटेड बैलून बिकम्स लार्जर। जो इन्फ्लेटेड बैलून है, फूला हुआ बैलून है, वो छोटा हो जाएगा, वही जो अनइन्फ्लेटेड बैलून इसको हमने नहीं फुलाया था वो बड़ा होने लगेगा। ये चीज आपको ऑब्जर्व होगी। What can be the reason for change in the size of the balloons? अब बैलून के साइज के चेंज होने के पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन ये है, द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बैलून इज हायर देन दैट इन द अनइन्फ्लेटेड बैलून। जो फूला हुआ बैलून है उसके अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि फूंक मार के हमने प्रेशर के साथ एयर को अंदर भरा था। अब वो जो अंदर एयर है वो प्रेशर लगा रही है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है। वही जो अनइन्फ्लेटेड बैलून है इसको हमने नहीं फुलाया, उसका प्रेशर कम होगा, वही नॉर्मल प्रेशर होगा, जैसे कि बाहर है वैसे अंदर प्रेशर है। एज अ रिजल्ट सम एयर moves from the inflated balloon to uninflated balloon, resulting in changes in the size of both the balloon। जिसकी वजह से होगा ये कि कुछ एयर इन्फ्लेटेड बैलून से निकल के अनइन्फ्लेटेड बैलून में चली जाएगी। फूले हुए बैलून से एयर निकल के ना फूले हुए बैलून के अंदर एयर चली जाएगी, जिसकी वजह से दोनों बैलून का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। देखो, फूले हुए बैलून से एयर निकलेगी तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और जो पिचका हुआ बैलून है जो फूला नहीं है उसके अंदर जब एयर जाएगी तो वो फूल जाएगा। Do you notice that after some time both the balloons attain almost the same size and the flow of air stops? अब ये चीज होती रहेगी और एक टाइम आएगा आप देखोगे दोनों बैलून का जो साइज है वो लगभग एक जैसा हो जाएगा। तो दोनों बैलून का साइज सेम हो गया तो बैलून का फूलना एयर प्रेशर की वजह से था। मतलब जितना ज्यादा बैलून फूला होगा हम कहेंगे एयर प्रेशर उतना ही ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने बैलून को और ज्यादा फुला दिया है। जब दोनों केस में बैलून बराबर से फूला होगा तो इसका मतलब दोनों केस में यानी दोनों बैलून्स के अंदर जो प्रेशर है वो सेम है। जब प्रेशर एक बार सेम हो जाएगा तो एयर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर फ्लो करता रहता तो फूला हुआ बैलून बिल्कुल पिचक जाता और जो नहीं फूला है वो और ज्यादा फूल के एकदम बड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, जब दोनों बराबर साइज के पहुंच गए तो फिर साइज में जो चेंज हो रहा था वो रुक गया। व्हाई डज द एयर फ्लो स्टॉप? अब एयर का फ्लो रुक क्यों गया? द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूज टिल द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बैलून इज हायर देन द एयर प्रेशर इन द अनइन्फ्लेटेड बैलून। देखो, एयर का फ्लो तब तक हो रहा था जब तक इन्फ्लेटेड बैलून के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो अनइन्फ्लेटेड वाले बैलून से ज्यादा था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट हो रहा था। जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो कोई हाई लो रह नहीं जाएगा, तो एयर का मूवमेंट भी बंद हो जाएगा। द एयर फ्लो स्टॉप्स एंड द प्रेशर इन बोथ द बैलून्स बिकम इक्वल। एट दिस स्टेज बोथ बैलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। और इस स्टेज जब एयर का फ्लो रुक चुका है, दोनों बैलून्स के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल हो चुका है, तो उस केस में दोनों बैलून का जो साइज है वो इक्वल है। Thus we can conclude that air moves from a region of high pressure to a region of low pressure। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर जो है वो ऐसे रीजन, ऐसी जगह जहां पर हाई प्रेशर है वहां से मूव करती है ऐसी जगह की तरफ जहां का प्रेशर लो है। तो अब अगर हवा कहीं चल रही हो तो आप आइडिया लगा लेना कि प्रेशर का डिफरेंस है। मतलब जैसे आप जहां खड़े हो आपको सामने की तरफ से हवा आ रही है, इसका मतलब फ्रंट में जो प्रेशर है वो हाई है, पीछे की तरफ प्रेशर कम है, तो सामने से हवा आपकी तरफ आ रही है, पीछे की तरफ जा रही है। अब ये एक्टिविटी जितना सिंपल आपको लग रही है उतनी है नहीं। जरा सा भी चीजें इधर उधर हुई तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी जैसा कि आपको बुक में बता रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहोगे इसका मतलब क्या है? चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अब इस केस में बताओ, अगर मैं इस बैलून को स्ट्रॉ से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? आप कहोगे वही होगा जो पहले हुआ था, यहां से एयर निकल के इसमें जाएगी, ये वाला बैलून फूलने लगेगा, ये पिचकने लगेगा। जब तक दोनों बैलून का साइज इक्वल ना हो जाए तब तक ही एयर का फ्लो होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। रेड वाले बैलून का कोई साइज चेंज आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये फूला, उसके बाद ये रुक गया। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, चाहे जितना आप वेट कर लो, लेकिन ये जो है अब फर्दर नहीं फूलेगा। जितना इसको फूलना था फूल चुका। तो आप कहोगे मतलब यहां का प्रेशर हाई है, यहां का लो है, तो एयर मूव क्यों नहीं कर रही है? यही तो गलती है। अभी इस केस में दोनों बैलून्स का जो प्रेशर है वो इक्वल है, इसीलिए एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक और चीज चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब इस केस में बताओ,
देख सकते हो रेड वाला बैलून ज़्यादा फूला है, पिंक वाला कम फूला है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? आपको लगेगा यार ये रेड वाले में से एयर निकल के पिंक वाले में जाएगी, क्योंकि रेड वाला ज़्यादा फूला है, उधर का प्रेशर ज़्यादा होगा। चलो देख लेते हैं। ये क्या हुआ? ये तो पिंक वाला पिचक गया, रेड वाला और ज़्यादा फूल गया। मतलब एयर का फ्लो यहां से यहां हुआ, तो क्या मतलब जो पिंक वाला कम फूला था उसका प्रेशर ज़्यादा था और रेड वाले का कम था? ये क्या कहानी है? बिल्कुल ऐसा ही था। पिंक वाला कम फूला था लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा था, रेड वाले का प्रेशर कम था। इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर का मूवमेंट हुआ। अब आप सोच रहे होगे ये दोनों केस में हुआ क्या? पहले केस की बात कर लें। ये हमारा स्ट्रॉ है, इधर हमने पिंक वाला बैलून लगाया जो कि इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है, और इधर जो रेड वाला बैलून है वो फूला नहीं था। जब कनेक्शन कंप्लीट हुआ तो आपने ये देखा कि पिंक वाले बैलून से एयर निकल के इस रेड वाले में गई, जिसकी वजह से जो रेड वाला बैलून है वो थोड़ा सा फूल गया और पिंक वाला थोड़ा सा पिचक गया, क्योंकि पिंक वाले में से कुछ एयर निकल के रेड वाले में चली गई। लेकिन दोनों बैलून का जो साइज है वो इक्वल नहीं हुआ। रेड वाला थोड़ा सा फूल के रुक गया, वही जो पिंक वाला है वो थोड़ा सा पिचक के रुक गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर का जो मूवमेंट है वो बंद हो गया, और एयर का मूवमेंट तब बंद होता है जब प्रेशर इक्वल हो जाता है। मतलब पिंक वाले बैलून के अंदर जो प्रेशर है और रेड वाले बैलून के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल है इस केस में। लेकिन आप कहोगे ऐसा क्यों? पिंक वाला तो ज़्यादा फूला है, उसका प्रेशर तो ज़्यादा होना चाहिए। देखो अभी आप बहुत कम चीज़ें जानते हो। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, जैसे बैलून रबर का बना होता है, वहाँ पर इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे बैलून स्ट्रेच करता है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ोगे, एयर प्रेशर डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे वर्क करता है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन आपके लेवल पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो आप खुद से एक्टिविटी ट्राई करो और रिजल्ट आपको अलग दिखने को मिले तो आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल चीज़ें आपने याद कर ली, रट्टा मार ली कि बस ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आपने खुद से ट्राई किया और रिजल्ट आपको अलग मिला तो आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। जब आप बैलून फुलाते हो तो आप मेरे को ये बताओ, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा दम लगा के फूंक मारनी पड़ती है, तब जाके वो फूलता है। मतलब शुरुआत में आप काफ़ी दम लगा रहे हो, तेज़ फूंक मार रहे हो तो हल्का सा फूलेगा, फिर जब एक साइज का हो जाएगा उसके बाद बड़ी आसानी से फूलने लगता है। मतलब स्टार्टिंग में उसको फुलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जैसे ही वो फूलता है थोड़ा सा, फिर अगर आप कम प्रेशर के साथ भी एयर ब्लो करोगे ना तो भी वो फूलता जाएगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया है तो अब इस वीडियो के बाद बैलून फुला के देखना कि स्टार्टिंग में जब फूंक मारते हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसका फूलना, आपको काफ़ी दम लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा फूलेगा उसके बाद बड़ी आसानी से फूलने लगता है। ऐसा देखो इसलिए होता है ना कि स्टार्टिंग में बैलून की जो शीट है वो थिक रहती है, मोटी रहती है। अब जैसे जैसे एयर उसके अंदर जाती है बैलून फूलता जाता है, जो रबर शीट है वो स्ट्रेच होगी, खींचेगी, तो क्या होता है वो पतली हो जाती है। इसीलिए जब बैलून को आप फुलाते जाते हो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता जाता है। जब वो फुल साइज का हो जाता है तो उसके आर पार चीज़ें दिखने लगती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, सिंपल बैलून को देखो उसके आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो फूल जाता है तो उसके आर पार दिखने लगता है, क्योंकि जो उसकी रबर शीट है ना वो काफ़ी पतली हो गई होती, खिंचने की वजह से। खिंच जाएगी तो पतली हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में क्योंकि रबर शीट मोटी होती है इसलिए उसका खींचना मुश्किल होता है, तो उसको खींचने के लिए आपको हाई प्रेशर देना पड़ता है। यानी स्टार्टिंग में जब बैलून को आप फुलाना शुरू करोगे तो आपको जीरो से ऐसे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर दिए जा रहा हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा बैलून के अंदर, तब वो फूलना स्टार्ट करता है। और एक लिमिट तक पहुंच के जब फूल जाता है तो आसानी से फूलने लगता है, कि अगर आप फिर कम प्रेशर भी दोगे ना तो भी वो फूलता जाएगा। तो स्टार्टिंग में प्रेशर इंक्रीज होता गया, फिर उसके बाद प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। डिक्रीज करने के बाद फिर ऐसे फ्लैट होने लगता है, फिर एक टाइम आता है फिर से प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि बैलून के खींचने की भी एक लिमिट है ना। ऐसा तो नहीं फुलाते चले जाओगे फूलता चला जाएगा, वो एक टाइम आता है वो फट जाता है ना, यानी आप फर्दर वो खींच नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में प्रेशर पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना शुरू होता है, उसके बाद फिर इंक्रीज होता है, क्योंकि आप कितना खींचे वो ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, लेकिन जबरदस्ती आप एयर भरे जा रहे हो उसके अंदर, तो फिर से अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है। बढ़ते 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 एक टाइम आता है यहाँ आके बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। तो ये पूरी कहानी होती है। अब देखो जो एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाई थी, जो आपके बुक में दी है वो वाली, तो उस केस में मैंने बैलून को पूरी तरह से फुलाया था, एकदम फुल, जितना फूल सकता था वो वहाँ तक फुलाया था। ये मैंने कई बार ट्राई किया है कि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बैलून के लिए जो मैक्सिमम प्रेशर है वो अलग अलग होता है। कई बैलून इसके चक्कर में फट भी गए। तो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितना आपको दिख गया कि हाँ 1 मिनट के अंदर मैंने करके दिखा दिया।
उसके पीछे ये सारी थ्योरी भी है। क्योंकि देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये प्रेशर, फोर्सेस, मशीन्स 4 साल मैंने यही पढ़ा है। अब मेरे पास डिवाइस तो था नहीं कि हाँ मैक्सिमम प्रेशर को मेजर कर सकूँ, तो मैंने आइडिया लेके कि हाँ मैक्सिमम इस बैलून को कितना फुलाया जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज करने लगेगा, और फिर जब इंक्रीज करेगा तो वो जहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम वहाँ तक मैं ले गया। इसीलिए जो स्टार्टिंग मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई थी उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिंक वाला बैलून काफ़ी ज़्यादा फूला था, तो मैक्सिमम जितना फूल सकता था उतना मैंने फुलाया था ताकि अंदर का प्रेशर हाई हो और जो डिजायर्ड रिजल्ट है जैसा कि आपके बुक में दिया है वो हमको ऑब्टेन हो सके। फिर जो दूसरी वाली एक्टिविटी मैंने कराई उसमें आपने देखा जो पिंक वाला बैलून है वो ज़्यादा नहीं फूला था, तो जब मैंने कनेक्शन कंप्लीट किया तो रेड वाला बैलून थोड़ा सा फूला, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है फूलने के लिए। तो अगर रेड वाले बैलून को और फूलना है तो उसको और ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, और उतना प्रेशर पिंक वाले बैलून के अंदर है नहीं, इसलिए थोड़ा सा रेड वाला बैलून फूला और उसके बाद रुक गया। अगर आप यहाँ से थोड़ा समझ पा रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि पिंक वाले बैलून को हमने फुलाया, प्रेशर इसका हाई गया, फिर लो आ गया। मान लो इस वाले प्रेशर पे अभी ये पिंक वाला बैलून है और जो रेड वाला बैलून अभी थोड़ा सा फूला है उसका प्रेशर यहाँ पर है। तो जैसे ये जो हाइट है वो अगर प्रेशर को बता रही है तो आप देख सकते हो दोनों केस में जो हाइट है वो सेम है, मतलब प्रेशर का वैल्यू सेम है, और इधर जो वैल्यू है वो ये बता रही है कि बैलून कितना फूला है, बैलून का रेडियस समझ सकते हो। तो आप देख सकते हो ये पहले वाले केस में जो रेड वाला बैलून है ये कम फूला है, पिंक वाला बैलून ज़्यादा फूला है, लेकिन प्रेशर का लेवल दोनों का सेम। आई नो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि अभी ग्राफ वगैरह आपको रीड करना इतना आता नहीं है और इसको आपको याद भी नहीं रखना। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको अलग रिजल्ट मिले। वो अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। या हो सकता है आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो दिखे, वहाँ पर चीज़ें उल्टी हो रही हो, तो इसलिए मैंने आपको वो 2 एक्टिविटी बाद वाली करके बता दी कि देखो ऐसा भी हो सकता है। इस एक्टिविटी को बहुत सिस्टमैटिक वे में करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। रेड वाला बैलून कम इसलिए फूला क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है फूलने के लिए। पिंक वाले बैलून को जो हमने फुलाया था तो उस समय स्टार्टिंग में प्रेशर हाई हुआ था, लेकिन जब और फूला तो उसका प्रेशर डाउन हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो बैलून फैल चुका है, इसके अंदर का एरिया भी तो बढ़ चुका है, तो अंदर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा हुई है, लेकिन बैलून ज़्यादा फैल भी गया है, अंदर का एरिया भी इंक्रीज हो गया है, तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो अब जब कनेक्ट करोगे ना तो रेड वाले बैलून को फूलने के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा वो फूलेगा और रुक जाएगा, क्योंकि उस केस में दोनों का जो प्रेशर है वो सेम हो चुका है। अब इसी तरह से आप पूछोगे कि थर्ड वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, कि उसमें तो पिंक वाला जो बैलून है वो कम फूला था और रेड वाला बैलून ज़्यादा फूला था। जब हमने कनेक्शन कंप्लीट किया तो लग तो ऐसे रहा था कि रेड वाले से एयर निकल के इसमें जाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा फूला होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा प्रेशर हो, बिकॉज रबर का जो मटेरियल है, रबर की अपनी प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पर एक्ट करेगी। अगर बिल्कुल आइडियल हम केस लें जहाँ पर जो रबर का इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दें, तब तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि भैया जितना ज़्यादा फूलेगा मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में वो सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ती है जो उस एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट टेम्परेचर भी प्रेशर को अफेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में आपको अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा कि भैया अभी तो हम कम जानते हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें होंगी वो वैसे ही होंगी, आपको कम मालूम है तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, तो रेड वाला बैलून ज़्यादा फूला है लेकिन इसका प्रेशर डाउन हो चुका है। पिंक वाले बैलून का जो प्रेशर है वो हाई है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फूला है। स्टार्टिंग में प्रेशर हाई होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा। पिंक वाला जो बैलून है इसीलिए वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और इसकी एयर निकल के रेड वाले में चली जाएगी, तो रेड वाला और फूल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे हुई। अभी जो लास्ट की 2 एक्टिविटी मैंने बताई और ये जो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको याद नहीं रखना है। यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन टू द डायरेक्शन ऑफ द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब ये जो कंक्लूजन है ना, इसको आप रिलेट कर सकते हो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से, जिसको आपने क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में पढ़ा है। As land gets heated faster than water during the day, the air above the land becomes warmer and lighter. दिन के टाइम में जो लैंड है वो तेज गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर, मतलब दिन के टाइम में जमीन ज्यादा तेज गर्म होगी, जो वाटर है वो कम गर्म होगा। तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी और हल्की हो जाएगी, hence it rises creating an area of low pressure. तो लैंड के ऊपर की जो एयर है जब वो गर्म हो जाएगी तो एयर ऊपर की तरफ उठेगी, जब ऊपर की तरफ एयर उठेगी तो नीचे की तरफ एयर की कमी हो जाएगी। एयर कम मतलब प्रेशर कम, तो एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द सी ब्लोज टू द लो प्रेशर रीजन विच डेवलप्स ऑन द लैंड। इस तरीके से जो एयर है वो हाई प्रेशर रीजन जो कि सी के ऊपर का है, वहां से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाएगी जो कि लैंड के ऊपर डेवलप हो चुका है, रिजल्टिंग इन अ सी ब्रीज। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाई देता हूं। जैसे ये सी है और ये लैंड है। अब दिन के टाइम क्या होगा,
जब सूरज निकला होगा तो लैंड और सी पे धूप पड़ेगी। अब सी में वाटर प्रेजेंट है और लैंड पे सैंड होती है, तो वाटर और सैंड दोनों पे धूप पड़ेगी तो ये दोनों गर्म हो जाएंगे। लेकिन जो सैंड है वो हीट को ज़्यादा तेज एब्जॉर्ब करती है, तो उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। वहीं जो वाटर है वो हीट को स्लोली एब्जॉर्ब करता है, तो वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है? तो अलग अलग मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। कुछ हीट को फास्ट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी तरीके से सैंड और वाटर भी है। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। किसी कंटेनर में पानी भरो, उसको छत पे रख दो और दूसरे में सैंड रख दो। 1 या 2 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर जाके दोनों को टच करो तो सैंड देखोगे वो ज़्यादा गर्म हो चुकी होगी, वहीं जो वाटर है वो इतना गर्म नहीं हुआ होगा। यही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि धूप तो दोनों जगह पड़ी, लेकिन जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो गई, जो सी है वो कम गर्म है। अब ये बताओ, अगर लैंड गर्म हो जाएगी तो उसके आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके जस्ट ऊपर वो भी गर्म हो जाएगी। जैसे आप किसी कंटेनर के अंदर कोई चीज़ गर्म करते हो, जैसे मान लो एक बर्तन आपने लिया, इसके अंदर आपने वाटर भर दिया, नीचे से हीट कर दिया, तो क्या होता है? वाटर भी गर्म हो जाता है ना, क्योंकि आपने कंटेनर को हीट किया, उसकी हीट की वजह से अंदर जो आपने चीज़ रखी थी जैसे वाटर, वो भी गर्म होगी। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। जब लैंड गर्म होगी तो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो भी गर्म हो जाएगी। अब हॉट एयर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि ये ऊपर की तरफ भागती है। हॉट एयर राइजेज, तो यहाँ की जो एयर है ये ऊपर की तरफ भाग जाएगी। मतलब सारी की सारी एयर नहीं, लेकिन हाँ कुछ एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस रीजन के अंदर एयर कम हो गई। एयर कम हो गई तो एयर का प्रेशर डाउन हो गया। तो हम कह सकते हैं लैंड के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर की जो एयर थी वो गर्म होकर ऊपर उड़ गई। अब धूप तो सी पे भी पड़ रही थी, लेकिन वाटर उतना गर्म नहीं हुआ। कम गर्म होगा तो कम एयर ऊपर की तरफ भागेंगी। तो सी के ऊपर का जो रीजन है वहां पर एयर की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लैंड के ऊपर का रीजन है। तो सी के ऊपर अगर एयर ज्यादा होगी तो एयर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। बस हो गया। हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो एयर क्या करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। यानी इस केस में दिन के टाइम क्या होगा, जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ चलेगी, क्योंकि सी के ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा है, लैंड के ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी सी टू लैंड जाएगी। तो समुंदर की तरफ से हवा चल रही ना, तो इसको हम सी ब्रीज कहेंगे। और ये क्यों हो पाई? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हुआ। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर गई। अब रात के टाइम क्या होगा? लैंड और सी ने जो भी हीट एब्जॉर्ब की होगी उसको वो रिलीज करेंगे, निकालेंगे। अब लैंड हीट भी फास्ट हुई थी तो कूल भी फास्ट होगी। जो हीट है वो बहुत तेजी से बाहर निकालेगी। अब जो सी वाटर है वो हीट भी बहुत धीरे धीरे हुआ था, तो कूल भी बहुत धीरे धीरे होगा। तो कुछ टाइम में जो लैंड है वो ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी एज कंपेयर टू सी वाटर। तो सी वाटर की अगर हम बात करें तो लैंड की सरफेस से उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब अब यहाँ की जो एयर है वो ज्यादा गर्म हो गई, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो यहाँ का प्रेशर डाउन हो जाएगा। लैंड उसके कंपैरिजन में कूल है, तो ज्यादा एयर यहाँ पर होगी, यानी इसका प्रेशर हाई होगा। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर जाएगी। यानी रात के टाइम क्या होगा, जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ चलेगी। तो लैंड की तरफ से हवा चल रही है ना, तो इसको हम लैंड ब्रीज कहेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करी है, तो ऐसा होता है। हाँ, तो नाइट के टाइम क्या होगा? वाटर इज वार्मर देन लैंड। जो वाटर है वो ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू लैंड, देयरफॉर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स अबव द सी। तो वाटर ज्यादा गर्म है तो उसके जस्ट ऊपर की जो एयर है वो गर्मी की वजह से ऊपर उठ जाएगी, तो वहां का प्रेशर लो हो जाएगा। एज अ रिजल्ट विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी गिविंग राइज टू लैंड ब्रीज, जिसकी वजह से जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ चलेगी। तो हवा जमीन से चल रही, लैंड की तरफ से चल रही है, तो लैंड ब्रीज कहलाएगा। Thus the phenomenon of land breeze and sea breeze is mainly due to the pressure differences over the land and sea। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो फिनोमेना है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। कभी लैंड के ऊपर का प्रेशर हाई हो जाएगा तो लैंड से हवा चलने लगेगी, कभी सी के ऊपर का जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा तो सी की तरफ से हवा चलने लगेगी। इफ वी कुड मेजर द स्पीड ऑफ द एस्केपिंग एयर इन एक्टिविटी 6.5 वी वुड फाइंड दैट द स्पीड ऑफ द एयर इज हायर इफ द प्रेशर डिफरेंस इज हायर। अगर एक्टिविटी 6.5 में जो दोनों बैलून हमने अटैच करके एक्टिविटी की ना अभी, उसमें हम किसी तरीके से एयर की स्पीड को मेजर कर सकें कि किस स्पीड से एयर एक बैलून से दूसरे बैलून के अंदर मूव कर रही है, तो हमको वहां से ये पता चलेगा कि अगर प्रेशर डिफरेंस हाई है तो एयर की स्पीड हाई होगी। यानी जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ना, उस समय एयर बहुत तेजी से इन्फ्लेटेड बैलून से अनइन्फ्लेटेड बैलून की तरफ जाएगी, क्योंकि उस केस में प्रेशर का डिफरेंस काफ़ी हाई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि जो फूला हुआ बैलून है वो पिचकने लगा और पिचका हुआ बैलून फूलने लगा, तो अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर का वो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा तो आप देखोगे एयर की मूव होने की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या जाना कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है।
प्रेशर का डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा एयर उतनी ही स्पीड से मूव करेगी। इसीलिए किसी दिन अगर तेज़ हवा चल रही हो तो समझ जाना प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है, अगर हल्की हवा चल रही है तो मतलब प्रेशर का डिफरेंस कम है। आई हैव रेड दैट हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ्स। मैंने पढ़ा जो हाई स्पीड विंड्स होती है, जो बहुत तेज़ हवा चलती है, वो छतों को उड़ा ले जाती है। आई वंडर हाउ। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।